तो मेरे प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या है सर? चैप्टर नंबर 3 है बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं सर? बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को गैप भी बोलते हैं। सर ये गैप क्या होता है? गैप का मतलब होता है बेटा जनरल अकाउंटिंग, जनरल अकाउंटिंग, इनफैक्ट जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्ट करे जाते हैं अकाउंट्स के जो प्रिंसिपल्स वो है। क्या मतलब है? बात समझ नहीं आई सर, बात को समझिए बच्चों। अगर आपके पास मान लीजिए मारुति की कार है, चाहे कोई मर्जी हो, वेगन आर हो, एल्टो हो, या स्विफ्ट हो, या बेलिनो हो, या मेरे पास ह्यूंडई की कार है बच्चों, या किसी बच्चे के पास मर्सिडीज की कार हो, या किसी के पास BMW हो, क्या आप किसी भी गाड़ी से 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 100 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे तो क्या अलग अलग रेंज आएगी कि मारुति की गाड़ी 100 किलोमीटर चली तो वो 99 दिखाएगी, ह्यूंडई की 100 चली तो वो 101 दिखाएगी, मर्सिडीज कहेगी महंगी गाड़ी है तो चलो 90 दिखा देते हैं, BMW बहुत महंगी है चलो 110 दिखा देते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना बच्चों, जितनी चली उतनी दिखाएगी। यानी कि मारुति की कार में अगर 1 किलोमीटर जितनी गाड़ी चलेगी, जितना 1 किलोमीटर का रेंज होगा, जितनी 1 किलोमीटर की जगह होगी, मारुति की कार भी 1 किलोमीटर उतना ही बताएगी, तो ह्यूंडई की कार भी 1 किलोमीटर उतना ही बताएगी। कोई भी गाड़ी के अंदर देयर इज नो वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस। किसी भी गाड़ी में कोई वेरिएशन नहीं है किसी भी डिस्टेंस में। और ये डिस्टेंस किस चीज में नापा जा रहा है हमारे में केस में? किलोमीटर्स में। तो इसका मतलब मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस को 1 किलोमीटर कहा जाता है। अगर इस जगह से इस प्लेस तक के डिस्टेंस को 1 किलोमीटर कहा जाता है, तो कोई भी गाड़ी, चाहे मारुति हो, चाहे ह्यूंडई हो, चाहे मर्सिडीज हो, चाहे BMW हो, सबका 1 किलोमीटर बराबर होगा। हाँ या ना? यस सर। जब सबका किलोमीटर बराबर होगा तो दिस इज द स्टैंडर्ड। आप बच्चे समझिए स्टैंडर्ड क्या होता है। स्टैंडर्ड मींस इक्वलाइज्ड, इक्वलाइजेशन कर देना, इक्वलाइजेशन कर देना। सब के लिए 1 किलोमीटर बराबर है, चाहे वो बहुत बढ़िया ब्रांड की कार है, चाहे वो थोड़ी हल्की ब्रांड की कार है। वैसे मारुति कोई हल्की ब्रांड नहीं है, बहुत बड़ी ब्रांड है, बट मैं कहना चाह रहा हूं सबके लिए इक्वलाइजेशन कर देना। एक फिक्स्ड पैरामीटर बना देना, एक फिक्स्ड पैरामीटर डिफाइन कर देना, उस डेफिनेशन को बोलते हैं बेटा स्टैंडर्ड। सर जैसे किलोमीटर होता है, ऐसे हमने तो बहुत सारे सिस्टम सीखे हैं। मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, लीटर हो गया, जैसे पानी को लीटर्स में काउंट करते हैं, लीटर ऐसे वेट में केजीज हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो मीटर्स में, मीटर में होता है, या गज में, यार्ड्स में बात करी जाती है, इतने गज की प्रॉपर्टी। तो ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं बेटा, ये फिक्स्ड पैरामीटर्स हैं। तो अकाउंट्स में क्यों फिक्स पैरामीटर नहीं होना चाहिए? अकाउंट्स में भी तो एक फिक्स पैरामीटर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आज से हम सीखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स मतलब फिक्स्ड पैरामीटर्स, फिक्स्ड पैरामीटर्स इन अकाउंटेंसी, फिक्स्ड पैरामीटर्स इन अकाउंटेंसी टू बी फॉलोड, जो कि फॉलो कर जाएंगे बाय ऑल, सबने फॉलो करने हैं। दैट इज
same accounting principles and policies to be followed, कि सबने सेम पैरामीटर्स फॉलो करने हैं, सबने सेम प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, सेम पॉलिसीज फॉलो करनी है, जिनको बोला जाता है स्टैंडर्डाइजेशन इन अकाउंटेंसी। उस स्टैंडर्डाइजेशन को बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आगे बच्चों बात समझ में, सब बच्चे नोट करेंगे। इस टॉपिक के अंदर सबसे पहली जो चीज आती है उसको बोलते हैं फैस। सर ये फैस क्या होता है? इसे बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। सर ये क्या है? मतलब फंडा मतलब बेसिक रूट कंसेप्ट। अकाउंटिंग तो आप पढ़ ही चुके हैं। और एज्यूम मतलब लेट, मैंने बताया ना, लेट का मतलब एज्यूम करना। तो कुछ 3 एजम्पशन ऐसी होती हैं जिसके बगैर आप नहीं स्टार्ट कर सकते अकाउंट्स बनाना। वो 3 एजम्पशंस होती हैं बेटा, GAC, गैक। GAC गैक। गैक का मतलब गोइंग कंसर्न एजम्पशन, accrual assumption, गोइंग कंसर्न assumption, फिर accrual assumption, और तीसरी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी सर क्या मतलब है? बेटा देखो इनके नाम में इनका मतलब छुपा हुआ है। गोइंग, accrual और कंसिस्ट क्या मतलब है सर? समझाओ, नहीं समझ में आ रहा। मेरे प्यारे बच्चों मेरी तरफ ध्यान से देखो। गोइंग का मतलब क्या होता है? गो ऑन एंड गो ऑन एंड गो ऑन। मैंने ना बेटा एक दिन थोड़े समय पहले सोचा कि मैं रोज कहां जाऊंगा, पार्क में जाऊंगा, मेरा वेट इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो इस बात के अंदर मैंने क्या क्या बातें सोची। रोज का मतलब देयर शुड बी कंसिस्टेंसी। मेरा क्या वेट रिड्यूस होगा? मैं एक दिन गया, 2 दिन की छुट्टी, 2 दिन पार्क में गया, फिर तीसरे दिन गया, फिर 3 दिन नहीं गया, फिर दोबारा गया, फिर 4 दिन गया, फिर दोबारा गया, उसके बाद जाना छोड़ दिया। और मैंने सोचा बेटा मेरा वेट रिड्यूस हो जाए। नहीं, मुझे सबसे पहली बात क्या ध्यान देनी पड़ेगी? आई नीड टू फॉलो कंसिस्टेंसी। मुझे रोज मेहनत करनी पड़ेगी, रोज पार्क जाना पड़ेगा, रोज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, रोज दौड़ भाग करनी पड़ेगी, रोज पुशअप्स करने पड़ेंगे, तभी कंसिस्टेंसी होगी। कंसिस्टेंसी मतलब एक दिन पढ़ाई करके बच्चा 100 में से 100 नहीं ला सकता। रोज 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 आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा कंसिस्टेंट अप्रोच में बेटा आप मेहनत करेंगे तो यू विल अचीव द हाइट्स। एक दिन मेहनत करो, 4 दिन मेहनत ना करो, 5वें दिन सर के डंडे से होमवर्क कर लो, तब पढ़ाई नहीं होगी। क्या जरूरी है बच्चों? रोज थोड़ा 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 अपनी इच्छा से थोड़ा 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 रोज पढ़ो, आप देखो कहां पहुंच जाएंगे लाइफ में। तो पहली बात कंसिस्टेंसी। दूसरी बात मैंने क्या कही? मुझे पार्क जाना है, पार्क जाके वेट रिड्यूस करना है। तो वेट रिड्यूस करने के लिए बेटा सिर्फ उस दिन तक वेट रिड्यूस करना जिस दिन मेरा वेट रिड्यूस हो जाए। लेट सपोज आज मैंने सोचा कि मैं 1 महीना 2 महीना पार्क जाऊंगा तो मेरा वेट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी, 60 डेज का मैंने एक अप्रोच फॉलो कर ली, 60 डेज पार्क गया, वेट रिड्यूस हो गया। क्या मैं 61st डे पार्क जाना छोड़ दूं? नहीं। अब मैंने एक हैबिट पाली, हैबिट को फॉलो किया, तो उस हैबिट को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर एंड फॉर द एंटायर लाइफ। तो ऐसे ही आपने अगर अकाउंट्स में एक रूल बना लिया, कोई पॉलिसी फॉलो कर ली, तो आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करनी है और वो आपको अकाउंट्स तहे जिंदगी बनाते चले जाने हैं। गोइंग कंसर्न का मतलब है अ कंसर्न मतलब बिजनेस। एक बिजनेस गोइंग ऑन चलता रहेगा, कब तक? ईयर बाय ईयर, मंथों मंथ की बात नहीं चलती यहाँ पे, ईयर बाय ईयर, और चलता रहेगा तहे जिंदगी, चलता रहेगा, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। मैं रहूं ना रहूं, मेरा बिजनेस चलता रहेगा। यानी कि बिजनेस चलता रहेगा तब तक
जब तक बिजनेस को एक्चुअली बंद ना कर दिया जाए। तो गोइंग कंसर्न का मतलब है बिजनेस बंद नहीं होगा, वो चलता रहेगा। एक्रूअल एजम्पशन, याद हो मैंने आपको दो सिस्टम सिखाए थे, एक कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एक एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कैश सिस्टम में हम सिर्फ कैश एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जब कैश आएगा और कैश जाएगा। और दूसरा एक्रूअल सिस्टम, जिसमें हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करते हैं, चाहे कैश ट्रांजैक्शन हो उसको तो रिकॉर्ड करना ही करना है, साथ में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करना है। इट मींस एक्रूअल सिस्टम के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, इन चारों कंसेप्ट्स को हम यूज करते हैं और फॉलो करते हैं। किस सिस्टम में? एक्रूअल सिस्टम में। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस टॉपिक पढ़ रहे हैं। फंडा मींस बेसिक नॉलेज अकाउंटेंसी की क्या कहती है कि आपने ये तीन चीजों को फॉलो करना कंपलसरी है। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, these are the assumptions without which any accountancy of any business cannot be started। ये तीन बेसिक assumptions होती हैं जिसके बगैर अकाउंट नहीं बन सकते। यानी कि आप जब अकाउंट्स बनाएंगे ये तो मान लेंगे कि बिजनेस चलता रहेगा, अनलिमिटेड अनफोर्सिन टाइम पीरियड तक चलता रहेगा। उस अकाउंट्स को बनाने के लिए आपको जो assumption फॉलो करनी है उसे एक्रूअल assumption कहते हैं। और तीसरी चीज, आपने एक बार अकाउंट्स बनाते हुए जो पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस एक बार फॉलो करे, वो कंसिस्टेंट अप्रोच में ईयर बाय ईयर हर साल वही पॉलिसीज फॉलो करनी है। आप उन पॉलिसीज के अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे। तो पहला, गोइंग कंसर्न, बिजनेस विल रन फॉर अनफोर्सिन पीरियड ऑफ टाइम। दूसरी, एक्रूअल assumption, एक्रूअल मींस अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्रूअल assumption। एंड थर्ड, कंसिस्टेंट अप्रोच में आपने उनको फॉलो करना है। इन तीन FAS को, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions को मानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पॉइंट उठता है, सर ये आपने समझा दी, क्या आपने हर बार ये लिखना है कि हमने ये फॉलो करा है? नहीं बेटा, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions क्या होती हैं? ऑटोमेटिक assumption होती है। किस चीज की ऑटोमेटिक assumption है? कि बिजनेस हैव फॉलोड ऑल these three assumptions, कि हर बिजनेस ने ये तीन assumptions फॉलो करी है। ये ऑटोमेटिक assumption है। You need not to disclose it, आपको ये डिस्क्लोज करनी जरूरी नहीं है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? आपने सोच लिया कि आज से 2 साल बाद मैं अपना बिजनेस बंद कर दूंगा, या आपने सोच लिया कि अब मैं अपने सिस्टम को एक्रूअल से कैश पे लेके जा रहा हूं, या आप कोई चीज को कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप कोई गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं बिजनेस में। यानी कि आपने कोई भी एक एजम्पशन को या दो एजम्पशन को या तीनों को फॉलो नहीं किया। बट इफ यू नॉट फॉलोइंग any of the above assumptions, अगर आपने इन assumptions में से किसी भी assumption को फॉलो नहीं किया, then you need to disclose it in books by notes to accounts। आपको accounts के नीचे notes देने पड़ेंगे कि आपने कौन सी assumption को फॉलो नहीं करा। अगर नहीं फॉलो करा तो यू नीड टू एक्सप्लेन द रीजन, आपको उसका रीजन एक्सप्लेन करेगा क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं आप। दिस इज कॉल्ड एज, ये जो पूरा सिस्टम समझाया है, इस सिस्टम को बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 मतलब बेसिक अकाउंटिंग रूल्स क्या है, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions है। सब बच्चे नोट कर लेंगे बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption समझ लिया। अब जरा सा इसको डिटेल में समझते हैं। गोइंग कंसर्न का क्या मतलब है? गोइंग कंसर्न का मतलब है कि बिजनेस विल गो ऑन एंड गो ऑन एंड गो ऑन, बिजनेस चलता रहेगा तहे जिंदगी आपकी, फॉर एंटायर लाइफ, जितनी आपकी लाइफ है तब तक चलता रहेगा। अगर आपकी लाइफ के बाद आपकी एंसेस्टर्स यानी कि मम्मी, आपके बीवी बच्चे, आपके जो आगे आने वाले सन डॉटर
या फिर आपकी वाइफ या आपके स्पाउस, कोई भी जो हो वो उस बिजनेस को संभाल सकते हैं, वो उस बिजनेस के उत्तराधिकारी बन जाएंगे, वो उस बिजनेस को चलाते रहेंगे। यानी कि बिजनेस की लाइफ अनलिमिटेड है, अनफोर्सिन है। आपकी लाइफ रहे ना रहे पर बिजनेस चलता रहेगा। यानी कि बिजनेस विल गो ऑन एंड गो ऑन एंड गो ऑन, इट विल नेवर एंड अनलेस अंटिल यू विल एक्चुअली क्लोज द बिजनेस। अब इसका फायदा क्या सर? मान लीजिए आपने कोई मशीन 10 इयर्स के लिए परचेज करी। 10 इयर्स मतलब कि आपने गाड़ी खरीदी, आपको पता है कि 10 साल में गाड़ी बेकार हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, तो अब नई बेच के नई खरीदनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे? आपने गाड़ी 4 लाख की परचेज करी, तो 4 लाख की कॉस्ट पड़ गई आपको मशीन की या कार की। आपने उस 4 लाख की कॉस्ट को 10 इयर्स में डिवाइड करना है, क्योंकि आपकी कॉस्ट 10 इयर्स ऑफ द कार की यूसेज लाइफ पे डिपेंड है। तो आपने 4 लाख डिवाइड बाय 10, 40,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन हर साल अकाउंट्स में डाल देना है। सर इससे क्या फर्क पड़ा, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? समझिए बात को, अब उल्टा करते हैं। मैंने गाड़ी खरीदी, मेरी लाइफ बिजनेस की 10 साल नहीं, मैं 4 साल कह रहा हूं। अब मेरे बिजनेस की लाइफ 4 साल है, मैंने सोच के चला कि मैं 4 साल बाद बिजनेस को बंद कर दूंगा। अब मैंने गाड़ी खरीदी, बेशक से कार की लाइफ 10 इयर्स है, बट बिजनेस की लाइफ 4 इयर्स है। तो एंटायर कार कॉस्ट ऑफ 4 lakhs टू बी डिवाइडेड इन जस्ट 4 इयर्स। तो 4 लाख की कॉस्ट को अगर 4 साल में डेप्रिशिएट करेंगे तो 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन आ जाएगा पर एनम का। तो इट मींस लाइफ का क्या बेनिफिट है कि क्या कार की कॉस्ट को आपने 10 साल में कार की लाइफ में खत्म करना है या बिजनेस की लाइफ में यानी कि 4 इयर्स में खत्म करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न एजम्पशन। सब बच्चे समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। सर मुझे